अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर है काफ़ी कंसर्न्स हैं। ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो है नहीं। जहां आप बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग को बैन कर दें तो फिर इस इलेक्शन में कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन वाला हिसाब किताब बनता नहीं है। अजीज दोस्तों, पहले थोड़े बांग्लादेश के इलेक्शन के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि 12 फरवरी को होने वाले इलेक्शन बांग्लादेश की पार्लियामेंट में 300 मेंबर्स के लिए इलेक्शन होंगे। अगस्त 2024 में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ हसीना वाजिद को हटा दिया गया बाय फोर्स, हसीना वाजिद को भारत जाना पड़ा और उसके बाद इंटरनेशनल इकोसिस्टम के मोहम्मद यूनुस को गवर्नमेंट दी गई और मोहम्मद यूनुस के पिछले तकरीबन 1.5 साल की गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा मसले हुए हैं कि इस इलेक्शन से कोई बड़ी चेंज आने की उम्मीद नहीं है। मोहम्मद यूनुस के कंटिन्यूएशन ही नज़र आ रहा है। पहली बात तो यह है कि इस इलेक्शन के साथ एक रेफरेंडम भी नहीं किया गया है। जुलाई में लास्ट ईयर मोहम्मद यूनुस ने कुछ इलेक्टोरल और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की थी और इस इलेक्शन में, आज के इलेक्शन में, एक रेफरेंडम भी साथ में है जिसमें पूछा जाएगा यस और नो कि आप इस रिफॉर्म्स को जो जुलाई में मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई थी उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं। और ज़्यादातर हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और दुनिया में जो रेफरेंडम देखे हैं वो यस वाले ही होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसी की फेवर में जाते हैं। इस रेफरेंडम में काफ़ी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पे हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ है वो हद से ज़्यादा कंसर्निंग है और जो इस्लामिस्टों को प्रोमोट किया गया है इस पूरे इलेक्शन में, बांग्लादेश की जन जी के द्वारा जो प्रोटेस्ट हुए थे और हसीना वाजिद को हटाया गया था वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन में टर्न हो चुके हैं। जमात इस्लामी जो कि बांग्लादेश की गद्दार पार्टी है, जब बांग्लादेश में पाकिस्तान के आर्मी 1971 में बंगालियों का जेनोसाइड कर रही थी, बंगाली औरतों का रेप कर रही थी, तब ये जमात इस्लामी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के ये सब काम कर रही थी और ये साबित हो चुका था कि गद्दार हैं, ये बंगालियों के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। अब सिचुएशन ये है अजीज़ दोस्तों कि बांग्लादेश में चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं और वापस मैं ज़रा आंकड़ों की तरफ आऊँगा कि तकरीबन 13.5 करोड़ वोटर हैं इसमें, जिसमें पहली बार पोस्टल वोटर दिए गए हैं और 13 लाख पोस्ट वोटर हैं जो कि ओवरसीज़ पोस्ट और विद इन बांग्लादेश कुछ लोग पोस्ट के ज़रिए वोट डाल सकते हैं। धांधली का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। अजीज़ दोस्तों, कैंपेन जनवरी फरवरी में चली है और यह है कि पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग 12 तारीख को शुरू होगी, यानी आज। और हसीना वाजिद की अवामी लीग के बगैर इस गवर्नमेंट में इस इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। अजीज़ दोस्तों, दो मेजर इलेक्शन में पार्टियां नज़र आ रही हैं। एक तो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि खालिदा जिया की है। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक्चुअल में आईएसआई की बनाई हुई पार्टी थी जब मुजीबुर रहमान सरकार में थे और फिर मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया और फिर बांग्लादेश में मार्शल लॉ आता है तो जनरल ज़ियाउर रहमान मार्शल लॉ लाता है और जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मार्शल लॉ लेके आया था। तो उस वक्त ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों में मार्शल लॉ ही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जनरल ज़ियाउर रहमान के मरने के बाद और भी मार्शल लॉ आए जिसमें जनरल इरशाद वाला मार्शल लॉ था, लेकिन जनरल ज़ियाउर रहमान के मरने के बाद उसकी बीवी खालिदा जिया ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और वो बाद में एक वक्त प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी। बांग्लादेश यूनिक कंट्री था उस ज़माने में कि प्राइम मिनिस्टर भी एक महिला थी और एक ओपोजिशन लीडर
भी महिला थी। लेकिन बाद में ये टक्कर बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में आ गई। हसीना वाजिद जब 2011 में इलेक्शन जीतती हैं और जमात इस्लामी वालों को फांसियाँ देती हैं और बड़े लेवल पे तब्दीलियाँ लाती हैं, तो उसमें हसीना वाजिद ने करप्शन केसेस खालिदा ज़िया के ऊपर किए। खालिदा ज़िया काफ़ी अरसा जेल में भी रहीं और उनका बेटा जो था तारिकुर रहमान वो विदेश चला गया था। अब जब हसीना वाजिद के जाने के बाद खालिदा ज़िया गुजर गईं और तारिकुर रहमान वापस आ गए बांग्लादेश और अपनी पार्टी की क़यादत संभाली। इस इलेक्शन के जो पोल हैं उसमें नज़र आ रहा है कि बीएनपी इलेक्शन जीत सकती है। 44 to 68% इनको चांस है जीतने का। दूसरी तरफ जो एक गठबंधन है, अलायंस है, जिसको लीड कर रही है जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी इस वक्त टोटल वोट जो है ना वो एंटी इंडिया और इस्लाम के नाम पे कर रही है। टोटल पॉलिटिक्स इनकी इस्लामाइजेशन के ऊपर है और उनकी पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ है। जैसे कि अभी परसों ही जमात इस्लामी के मौलाना ने थ्रेटन किया कि हमें भारत में कलकत्ता पे कब्ज़ा करने के लिए 70 फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं होगी, हमें 7 की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 200 सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे और इंडिया के मूर्ति पुजारियों को हम ख़त्म कर देंगे। इस पॉइंट पे जमात इस्लामी सारा इलेक्शन लड़ रही है और यह है कि जीतने के इनके चांस 14 to 44% हैं। लेकिन आपको पता है कि ये इस्लामिक पार्टियां होती हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां, ये इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी अपनी वायोलेंस के ज़रिए, अपनी नफ़रत की हेट स्पीचेस के ज़रिए एक हिसाब किताब रखती हैं सोसाइटी में। तो बांग्लादेश के लिए सिचुएशन आसान नहीं होगी। बीएनपी जो तारिकुर रहमान की है उसका इलेक्शन कैंपेन एक लॉजिकल चीज़ों के ऊपर है, जिसमें एंटी करप्शन, जॉब क्रिएशन, इन्होंने वादा किया है कि हम 18 महीनों में 1 करोड़ नई जॉब्स पैदा करेंगे, यूथ स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डिजिटलाइजेशन, पोजिशनिंग, इसको अपने आप को वो एक मॉडरेट के तौर पे पेश कर रहा है। और नज़र यही आ रहा है कि बीएनपी का चांस ज़्यादा है कि सरकार बना लेगी। भारत के हवाले से देखा जाए तो टोटल इलेक्शन भारत के ख़िलाफ़ कैंपेन पे चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हुई थी वो ये थी कि खालिदा ज़िया के गुज़रने पे भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन गया था बांग्लादेश और वहाँ पे तारिकुर रहमान से भी इन्होंने मीटिंग्स की थी। मुझे जो नज़र आ रहा है बांग्लादेश की करंट सिचुएशन में वो ये है कि इकोनॉमी इतनी तबाह हो चुकी है कि अब तारिकुर रहमान को एंटी इंडियन नैरेटिव के बजाय अपने आप को एक इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे पेश करना होगा। बांग्लादेश को अगर वो ऑनेस्टली प्रॉब्लम्स से निकालना चाह रहा है तो फिर इसको कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लानी होंगी, इकोनॉमी को ड्राइव करना होगा। अदरवाइज बांग्लादेश जितना तेज़ी से गिरता जा रहा है, धंसता जा रहा है, वो बांग्लादेश जो आज से सिर्फ 2 साल पहले एक राइजिंग इकोनॉमी थी, एक बूमिंग इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट्स में आगे जा रही थी, प्रोडक्शन में आगे जा रही थी, अब मिलियंस ऑफ लोग जॉबलेस हो चुके हैं, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, एक्सपोर्ट बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो ऐसे में जो भी आए सरकार में उसको एक मेजर रिवॉल्यूशनरी काम करना होगा। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पिछले 3 इलेक्शन जीते हैं, अवामी लीग, उसको ही आपने इलेक्शन से आउट कर दिया, तो फ्री एंड फेयर का कोई चांस नहीं है। 500 ऑब्जर्वर, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर इलेक्शन की ऑब्जर्वेंस के लिए गए हैं, जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी भी गए हैं।
पाकिस्तान के मुल्ला, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मुसलसल पिछले 1.5 साल में यूनुस जब से बैठा है तब से बांग्लादेश में जा रहे हैं और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ के पॉलिटिशियंस को, वहाँ के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे ये है कि इलेक्शन के फेयर होने का कोई चांस नहीं। 200 से ज़्यादा ऑब्जर्वर यूरोपियन यूनियन से गए हैं। अवामी लीग ने तो इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है कि इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये इलेक्शन बिल्कुल नकली हैं, फ्री एंड फेयर तो हो नहीं सकते, टोटली फेक इलेक्शंस हैं। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी कि क्या होता है। अमेरिका की कांग्रेस में इसके हवाले से, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो वायोलेंस हो रहा है उस पे 9 फरवरी को एक हियरिंग हुई थी, जिसमें काफ़ी अवामी लीग के और बांग्लादेशी ऑब्जर्वर्स ने वहाँ पे सिचुएशन बताया था कि सिचुएशन क्या है। बांग्लादेश के पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट तशफीन हुसैन ने बताया है कि अवामी लीग के ना होने की वजह से यहाँ पे इलेक्शन क्रेडिबल हो नहीं सकते, ये डेमोक्रेटिक रिवाइवल नहीं होगी, क्योंकि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ पाकिस्तान की चीज़ें रखूँगा। ये अली डार हैं, नवाज शरीफ के दामाद, मरियम नवाज के बहनोई, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के बेटा अली डार, इसको भी मिनिस्टर बना दिया है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, एडवाइज़र बन सकता है, लेकिन उसकी पावर और जो इसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे मिनिस्टर वाले होते हैं। अब सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ का भाई प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े और एक्सप्लॉयटेटिव प्रोविंस पंजाब की चीफ मिनिस्टर, नवाज शरीफ का समधी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, नवाज शरीफ का दामाद अली डार मिनिस्टर। बचा क्या है? पूरी एक तो टॉप की सारी पोजीशंस नवाज शरीफ के ख़ानदान की हैं। अब रह जाता है क्या? ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रांडेड टोपी, ब्रांडेड मफलर। नवाज शरीफ को ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक है, हालांकि इसका टेस्ट है ना जो कपड़ों के हवाले से और ड्रेसिंग के हवाले से वो कॉमेडियन जैसा लगता है। ये इसमें फुद्दू नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ जो खड़ा है ये नवाज शरीफ के नवासे की जो अभी शादी हुई थी मरियम नवाज के बेटे की, उसका ससुर दादा कह लें, क्या कहते हैं इसको, यानी ये रुहेल असगर है जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, इसकी नवासी की शादी हुई थी नवाज शरीफ के नवासे से। पूरा ख़ानदानी है और बाकी जो बचा है ना वो सारे पंजाबी मिनिस्टर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में शायद ही हिस्ट्री में इतनी पंजाबाइज्ड गवर्नमेंट को आई हो। होम मिनिस्टर प्योर पंजाबी। अच्छा, पंजाबियों में भी मैं बात कर रहा हूँ लाहौर और सियालकोट और जो नॉर्थ पंजाब है उसकी बात कर रहा हूँ। होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी पंजाबी, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ पंजाबी, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार पंजाबी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पंजाबी। मतलब आप नाम लें, जिस मिनिस्ट्री की बात करेंगे, राना सनाउल्लाह भी मिनिस्ट्री में है, मतलब सारे मिनिस्टर पंजाबी हैं। कोई आपको सिंधी, बलोच, पख्तून, मुहाजिर कोई नज़र नहीं आएगा। सारे पंजाबी डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का फेट। अजीज दोस्तों, एक और कंसर्निंग खबर आपके सामने रखूंगा कि ये क्रिश्चियन लड़की 13-14 साल की बच्ची स्कूल जा रही थी, इसको उठा लिया था कुछ लोगों ने। 6 महीने तक इसको अपने पास रखा और इसका बलात्कार किया, इसको फोर्स कन्वर्जन पे मजबूर किया और रेपिस्ट के साथ इसकी शादी की गई। अदालतों में केस गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अदालतों का भी आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जज की इतनी हिम्मत नहीं होती कि माइनॉरिटीज़ के फेवर में कोई फैसला दे दे।
अब फाइनली जज ने ये फैसला किया है कि लड़की ज़ाहिर है अब शादी हो चुकी है, तो वो जिसने इसको रेप किया था और ज़बरदस्ती शादी की थी उसी के हवाले कर दिया, माँ बाप के हवाले नहीं कर दिया। तो ये पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है, और क्या कह सकते हैं। अभी पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस हमें बुलाया है कि वो जो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग वाशिंगटन में 19 तारीख को रखी है, 19 फरवरी को, तो उसमें हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जाएंगे। मगर हमने अभी ये मैं देख रहा था हमारी कुलीग मारियाना बाबर की खबर कि उन्होंने डिप्लोमेटिक जराए से ये कहा है कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद जाएं, और अभी फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस नहीं किया कि कौन जाएगा, वो जाएंगे या सागदार जाएगा या कोई उससे भी कमतर जाएगा, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है उसके मुतालिक। कि पहली बात तो ये है कि उसे 19 फरवरी से पहले 18 फरवरी को नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रंप से वो मुलाकात है, और ये नहीं पता कि उस मीटिंग के अंदर वो उनका क्या रोल होगा, वो बैठे होंगे या उनसे तकरीर करवाई जाएगी, और पाकिस्तान के अगर प्राइम मिनिस्टर वहां चले जाते हैं, याद रहे कि हमारे अलावा अभी बाकी किसी मुल्क ने उसके ऊपर हामी नहीं भरी, ये नहीं पता कि कौन जाएगा कौन नहीं, क्योंकि उसके एजेंडे का नहीं पता कि वहां पे क्या बहस होगी, क्या वहां पे हमास ने अब जो है ये डिसोन कर दिया है कि जी हम ना ही वेपन छोड़ेंगे और ना ही हम ये खाली करके वो किया जाए। अगर वहां पे इस तरह की कोई पॉलिसी बनती है कि डीमिलिटराइज करवाना है और बोर्ड ऑफ पीस का उसका हिस्सा होगा, तो हमने जो हमारी जो डिक्लेयर पोजीशन है वो उसके मुतालिक बड़ा मसला हो जाएगा। फिर नेतन्याहू की मौजूदगी उस मीटिंग का हिस्सा होना हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। उस मीटिंग में बैठना यूनाइटेड नेशंस की एक और बात है, वहां के वो भी मेंबर है, हम भी मेंबर है, सारी दुनिया मेंबर है, वो जाना एक यूएन मीटिंग के अलावा किसी मीटिंग के अंदर हमें एक मीटिंग में उनके साथ बैठने का मतलब भी उनको एक इनडायरेक्टली एक्नॉलेज करना है। सो हमारे लिए ये बड़ा मसला है। फिर वहां पे एजेंडा जो है वो हमारे लिए कि कोई ऐसा एजेंडा आता है जो हमारी मीटिंग के साथ नहीं हमारे पोजीशन के साथ मुताबिकत नहीं रखता, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने ये मेरे सामने पड़ी हुई है कि 8 मुस्लिम ममालिक की, जिसके अंदर सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, टर्की, हम सब शामिल है, तो एक प्रेस रिलीज की है जिसके अंदर हमने मजम्मत की है कि अभी भी गाजा के अंदर जो है जुल्म बर्बरियत जारी है, और रोज वो वहां पे मुसलमानों को, फलस्तीनियों को मार रहे हैं, और कब्जा भी जायज है, वो जुल्म बर्बरियत, हमने उसकी मजम्मत की है। वो मजम्मत करके कलेक्टिवली तो हम कर लेते हैं, मगर इंडिविजुअली जब जाते हैं तो सब प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे बेबस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला है और इसके ऊपर नजरें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज या इवन फॉरेन मिनिस्टर का भी जाना, अगर वहां पे कोई ऐसा एजेंडा है जिसके अंदर जो कि हमारी कौमी पोजीशन, पाकिस्तान हुकूमत की पोजीशन नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत की या पाकिस्तान की कौम की इसराइल के मुतालिक पोजीशन है, अगर उससे कोई मुनाफी वहां पे कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग होगी, हम उसका हिस्सा भी होंगे, तो हम मुश्किल में आएंगे। तो हमें ये जवाब अब चाहिए वहां जाने से पहले। अजीज दोस्तों, ये आपने सुना, ये एक्चुअली 19 फरवरी को जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का जो मीटिंग कॉल की है उसके हवाले से था, जिसके लिए शहबाज शरीफ जा रहा है उस मीटिंग में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गजा बोर्ड ऑफ पीस की जो इनिशियल मीटिंग हुई थी डेवोस में, उसमें दुनिया के किसी मुसलमान देश का चीफ नहीं बैठा था। सऊदी अरब ने भी साइन किया, इमारात ने भी किया, कुवैत ने भी किया, ओमान ने भी किया, बहरीन ने भी किया। इनमें से किसी का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, शहबाज शरीफ था। अब गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में नेतन्याहू के साथ ये भाई साहब जाके बैठेंगे, और ये जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। ये कहीं भी जाते हैं तो एक हफ्ते से कम नहीं रुकते। और याद रखे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ये जाते हुए भी लंदन में रुकेगा और आते हुए भी लंदन में रुकेगा। लंदन इसका पहला घर है। पाकिस्तान तो ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने आते हैं, जीत गए तो यहाँ पे हुकूमत की, फिर वरना वापस लंदन चले जाते हैं। और लंदन इनका पहला घर है, ये पाकिस्तान इनकी सिर्फ कमाई की जगह है। तो ये लंदन जाते हुए और वापसी पे लंदन रुकते हुए जाएगा, वहाँ पे 3 दिन रुकेगा, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद भी 2-3 दिन रुकेगा। ये एक हफ्ते का ट्रिप है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चार्टर्ड प्लेन में अपने ख़ानदान वालों को लेके और अपने दूसरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पूरी कैबिनेट को लेके जाएगा, और अमेरिका के महंगे 5 स्टार होटल्स में ये सब लोग रुकेंगे। और वहाँ पे IMF, WHO, बिल गेट्स, वर्ल्ड बैंक, ये लोग इससे मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप से भी मीटिंग करेगा। डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग में क्या करेगा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है।
हाथ पांव जोड़ेगा, बूट चाटेगा और बोलेगा माई बाप ये आपने क्या कर दिया, आपने तो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, हमारे लिए आपने क्या छोड़ा है, हम तो मर रहे हैं, हमें कुछ पैसा दो, हमें कुछ मदद करो, देखो हमें अफगानी भी मार रहे हैं, हमें टीटीपी भी मार रहा है, हमें बलोच भी मार रहे हैं, हम कहाँ जाएं, इस तरह के तरले मिन्नतें करेगा। और इस सिलसिले में पहले ही पाकिस्तान में एक माइंड बनाने के लिए एक पोल कराया गया जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों ने कहा कि हाँ हम तैयार हैं पाकिस्तान की फ़ौज को गज़ा भेजने के लिए। ये एक ग्रेट मैनिपुलेशन है, इसलिए कि ये पोल में ये कहा गया था कि एक इस्लामिक फ़ौज जाएगी गज़ा में और वो गज़ा को रिकंस्ट्रक्ट करेगी। ये एक मैनिपुलेशन किया है पाकिस्तान की पब्लिक, तो जाहिर है पाकिस्तान की पब्लिक तो कहेगी कहाँ इस्लामिक फोर्स जा रही है और रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, जबकि एक्चुअल में गजा बोर्ड ऑफ पीस में एक भी मुसलमान नहीं है कमेटी में। टोनी ब्लेयर है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास तो वीटो पावर है, जो फैसले वो करेगा वही होगा, उसमें कोई भी मुसलमान तो है नहीं। दूसरा, नेतन्याहू ने भी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ठोक बजा के कहा है कि ये जो कमेटी है ना जो मैंने बनाई है जिसमें एक भी मुसलमान नहीं, वो रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से फैसला करेगी, और उसका प्लान भी बता दिया है कि आधा गज़ा जो कि समंदर वाली साइड है वो इजराइल ने टोटल कब्जा किया हुआ है, वहाँ से सारे फ़लस्तीनियों को बाकी आधे गज़े में भेज दिया है, और उस आधा गज़ा को वो कमेटी रिकंस्ट्रक्ट करेगी और वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएगी फ्रेंच रिवेरिया के तौर पे वगैरह वगैरह। और जो फौज भेजी जा रही है ना जिसमें पाकिस्तान की फौज सबसे आगे होगी, वो उस आधे गजा में भेजी जाएगी जहाँ पे फ़लस्तीनियों को धकेला गया है, 2 मिलियन फ़लस्तीनियों को, और वहाँ पे उस फौज का काम होगा हमास को डिसार्म करना और फ़लस्तीनियों को डिसार्म करना। तो एक्चुअल प्लान ये है, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि नहीं हम तो वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, और रिकंस्ट्रक्शन में इनका कोई हाथ नहीं होगा, इनका रिकंस्ट्रक्शन में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमास से लड़ने के लिए फ़ौज भेजी जाएगी। आसिम मुनीर के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है, और इस मुश्किल घड़ी से ये कैसे निकलता है ये वक्त बताएगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। मैं ये भी हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूँ कि अब जाली वजीर आजम जा रहा है ट्रंप की गुलामी में, ट्रंप की खुशनुदी के लिए वाशिंगटन में पीस बोर्ड के पहले इजलास में। इस पीस बोर्ड में ट्रंप के एक तरफ नेतन्याहू जो जेनोसाइड का मुर्तकिब है, जो वार क्रिमिनल है, जो 6,80,000 फलस्तीनियों का कातिल है, वो बैठा होगा, और दूसरी तरफ ये जाली वजीर आजम बैठा होगा। ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ हैंड शेक करना चाहता है, ये उसके साथ सलाम मशवरे करना चाहता है। ये कुल्लम कुल्ला इनहिराद है इकबाल और कायद के फलस्तीन पॉलिसी से। ये मस्जिद अक्सा से बेवफाई है, गजा के खून से गद्दारी है, और फलस्तीन को फिरोख करना है जिसकी पाकिस्तानी कौम किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। इंशाअल्लाह हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, साउदर्न पार्लियामेंट के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट के रेस्टोरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्टोरेशन के लिए ये मुजाहिमत जारी रहेगी। हम जेलों में जाएंगे, हम पुलिस गर्दी बर्दाश्त करेंगे, हम फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, लेकिन जमहूरियत के परचम को उठाए रखेंगे, अवाम की हुकूक के परचम को उठाए रखेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जमहूरियत का है, आमिरियत जलील होगा, आमिरियत का चेहरे सियाह होगा, और आमिरियत